हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। तो हम लोगों का जो है आपका आज एलसीआर ही चल रहा है, लेकिन एलसीआर में जो हमने इससे पहले देखा था फेजर डायग्राम सॉल्यूशन, तो आज हम उसकी एनालिटिकल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही हम लोग जो है एक अगला टॉपिक करेंगे, और जिस टॉपिक का नाम है आपका एवरेज पावर डिसिपेशन। ठीक है, इन एन एलसीआर सर्किट, और जो हर जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो कैसे हम एवरेज पावर डिसिपेशन निकालेंगे इसमें, और कैसे इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन होगा, ये मैंने यहाँ पे आपको बताना है आज। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एनालिटिकल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं एलसीआर सर्किट की। तो इससे पहले मैं फेजर डायग्राम का सॉल्यूशन आपको बता चुका हूँ। तो इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है करके मैंने इसको पहले ही यहाँ पे निकाल दिया है आपका। तो आप सभी लोग इसको देखें। ठीक है। तो देखिए, सीरीज एलसीआर एसी सर्किट, उसकी हमें क्या क्या निकाल रहे हैं, एनालिटिकल सॉल्यूशन लगा रहे हैं। तो ये एल सी एंड आर जो है, मैंने तीन कंपोनेंट ले लिए एक एसी सर्किट के। एल इज योर इंडक्टर, सी इज योर कैपेसिटर, आर इज योर रेजिस्टर। ठीक है। और इसमें एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हमने अप्लाई कर दी है। ठीक है। तो जैसे ही ये इनसे आपकी एसी वोल्टेज इसमें अप्लाई होगी, तो एक इंस्टेंटेनियस करंट इसमें फ्लो करने लगेगी, यानी कि कोई करंट फ्लो करने लगेगी इसके अंदर, यानी कि एसी करंट फ्लो करने लगेगी। ठीक है। तो इस वेरिंग यानी कि एसी करंट यानी कि वेरिंग करंट जब इसमें जाएगी, तो जाहिर सी बात है इंडक्टर में भी एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। और उस इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू मॉड ई इज इक्वल टू L di upon dt होगा। If di is the small change in current in this inductor in a small time dt, then the potential difference across this inductor is your E is equal to L di upon dt. In the same manner, the potential difference across the plate of the capacitor is given by EC. If Q is the charge on the plate of the capacitor, then and CB its capacity, then the potential difference between its plate is given by EC is equal to Q upon C. If I is the instantaneous current flowing in this resistor R, then the potential difference across this resistor is given by ER is equal to I into R. ये हमारा हो गया। तो ये सारी जो पोटेंशियल डिफरेंसेस इसमें आई हैं, ये सीरीज में इसमें लगा हुआ है। तो ये सारी जो पोटेंशियल डिफरेंसेस आई हैं वो किसकी वजह से आई हैं, इसकी वजह से आई हैं। तो जाहिर सी बात है, this potential difference must be equal to the summation of all these potential differences, that is the potential difference across this plus potential difference across this plus potential difference across this। तो वही हमने लिखा है नेट वोल्टेज, दैट इज वो आपका ई था किसी वक्त का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, दैट इज क्यू अपॉन सी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, दैट इज ई आर। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, दैट इज ई। अब इनकी वैल्यू रख दी, देखो इसकी वैल्यू कितनी है, एल डी आई अपॉन डी टी, एल डी आई अपॉन डी टी। आई ई आर कितना है आपका, आई आर के बराबर है, तो ये हमने लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। और ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। एंड ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इन प्लेस ऑफ ई, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अप्लाइड ऑन दिस इन दिस एलसीआर सर्किट इज योर ई नॉट साइन ओमेगा टी। हम यहाँ से क्या निकालना चाह रहे हैं बेटा, इसको सोचिए जरा। हम क्या देखते थे पिछले के जितने भी सर्किट है, मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि हम पहले वोल्टेज अप्लाई करते हैं, देन देखते हैं करंट कैसी नजर आ रही है, या हम ऐसा भी कर सकते हैं करंट अप्लाई करें और वोल्टेज कैसी नजर आ रही है। तो मैं एक ही ट्रेंड में सारे सर्किट्स को कराता आया हूँ यहाँ पे अभी आपका, कि हमने अगर वोल्टेज लगाई तो करंट कैसी नजर आएगी। तो हम इसमें करंट को निकालना चाहते हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना है इस पर्टिकुलर सर्किट को। तो यदि हम ध्यान से देखें, आई क्या होता है बेटा, या आई हमारा आई या इंस्टेंटेनियस करंट है। इफ डी क्यू इज द स्मॉल चेंज इन चार्ज इन दिस सर्किट इन स्मॉल टाइम डी टी, देन द करंट आई can be written as dq upon dt. So in place of I you can put dq upon dt. तो d by dt तो ऑलरेडी है अब बेटा, यहाँ पे I था, इन प्लेस ऑफ I you can put dq upon dt। तो d इंटू डी यानी कि d स्क्वायर l d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर, दैट इज dt इंटू dt। ये हो गया आपका। ठीक है। I की जगह हमने क्या लिख दिया, dq अपॉन dt इंटू r, q अपॉन सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। यह हमारा आ गया। और ये सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। और सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सॉल्यूशन होती है, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा
जब आप जो है वेव कर रहे थे तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी जब आपने रखा था, तो ये इसकी इससे क्या इक्वेशन निकली थी आपकी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जो निकला था माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, ऐसा निकला था। अगर इसको ध्यान से देखें, इज इक्वल टू यानी कि इस इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करें तो आपको ऐसा प्राप्त होगा, दैट इज y इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे y इन द सेम मैनर यहाँ पे कौन है, देखो q सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, q q q यानी कि y, तो सेम ऐसा ही है, तो इसकी सॉल्यूशन ऐसी आई थी, तो यहाँ पे भी q की सॉल्यूशन आएगी आपकी। तो q कैसा नजर आएगा, तो इंस्टेंटेनियस करंट, अगर चार्ज पोटेंशियल इतना लगा हुआ है तो इंस्टेंटेनियस चार्ज जो है इस सर्किट के अंदर जो मौजूद होगा, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा होगा। अगर चार्ज के साथ कोई इनिशियल फेज ऐड है तो हमने उसको भी क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया थीटा। देखिए, क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है वैसे वैसे चार्ज बढ़ता है, यानी कि ये दोनों सेम फेज में होते हैं, तो इसीलिए हमने साइन यहाँ पे लिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस चार्ज इन दिस सर्किट इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, वेयर क्यू नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ चार्ज in this circuit, sin omega t plus theta if the charge has some phase, that's why we add here theta, ठीक है, that is the initial phase on this charge। तो अगर हमें इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगी, that is the rate of change of charge with respect to time will give the sense of instantaneous current in this circuit। so on differentiating q को डिफरेंशिएट करोगे जब आप, तो क्या निकलेगा, डी क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, उसको बाहर रख दिया। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, तो ओमेगा टी टी के साथ है तो ओमेगा यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए, हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, एंड ऑफ द डे ये वाली जो इक्वेशन है जो आपके सामने लिखी गई है, इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। इसकी सॉल्यूशन जो है आपकी जो है आई, ये जो दिख रहा है आपको, वो क्यू के फॉर्म में ऐसी निकलेगी, ठीक है, इस फॉर्म में इसकी इक्वेशन निकलेगी। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे रखी। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, अब इसको क्यों, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं ताकि इनकी वैल्यूज को डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू को इसमें रख लें, डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू को यहाँ पे रख दें, और क्यू की वैल्यू को तो हमने ये कंसिडर कर रखा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको डबल डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, यानी कि आई को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, यानी कि डी क्यू को डिफरेंशिएट, डी क्यू अपॉन डी टी को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो जब इसको डबल डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर आ जाएगा। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, साइन हो जाएगा, तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो ये आ गया। और क्यू नॉट ओमेगा जो है आपका ऑलरेडी था, लेकिन एक ओमेगा यहां से निकलेगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है तो इसलिए होल क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। नाउ putting the value of dq upon dt, d square q upon dt square in this equation, also the we have to put the value of q in this equation। तो जब इनकी वैल्यूज को इसमें रखेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखो जरा ध्यान से देखिए, एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, एल, ये देखो एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितना है, माइनस क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, माइनस लग गया, देखो ये इतना आ गया साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, प्लस डी क्यू अपॉन डी टी, द वैल्यू ऑफ डी क्यू अपॉन डी टी इज क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। तो यहाँ पे देखो आर तो इसके साथ ऑलरेडी मौजूद है, ये देखो आर है, इन प्लेस ऑफ आई यू हैव टू पुट दिस वैल्यू, तो आपने क्या कर दिया, इस वैल्यू को पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, तो इतना वैल्यू आ गया। और यहाँ पे जो है आपने Q की वैल्यू को रख दी, C तो ऑलरेडी मौजूद है, तो Q कितना है आपका, Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो यहाँ पे रख दिया आपने Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें, देखो इस वाले टर्म में भी और इस वाले टर्म में भी जो है साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा कॉमन है, तो हमने इसको बाहर रख लिया। तो एक और चीज देखो, इसमें क्यू नॉट भी कॉमन है, तो क्यू नॉट को भी बाहर लिख दिया। अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, देखो यहाँ दिख रहा है ओमेगा स्क्वायर, तो मैंने एक इसमें से ओमेगा निकाला, लेकिन इस वाले टर्म के बाद ओमेगा मौजूद नहीं है, तो नहीं है तो इसके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो ये ओमेगा सी आ गया। तो इस इन दोनों टर्म्स से जब मैं कॉमन निकालूंगा तो 1/ओमेगा सी माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, ये माइनस माइनस ओमेगा, एक ओमेगा बचा हुआ और एल बचा हुआ, तो ओमेगा एल ये आ गया, प्लस अब इस वाली क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं, देखो ये वाली क्वांटिटी भी बची हुई है, तो क्यू नॉट ओमेगा ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ई नॉट साइन ओमेगा टी ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। अब ध्यान से देखिए इस चीज को,
अगर हम इस पूरी क्वांटिटी में ध्यान से देखें तो क्यू नॉट ओमेगा क्या है, कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। देखो अगले वाले स्टेप में क्यू नॉट ओमेगा को बाहर निकाल दिया, बाकी चीजों को ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि इसकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से आएगी जैसा हमने यहाँ पे लिया हुआ है क्यू की इक्वेशन। तो ये हमारी सॉल्यूशन है, कायदे में हमें इंस्टेंटेनियस करंट को जानना है, तो इस वजह से ये इसको मैंने रेड मार्क कर दिया है। अगर हमारे पास ये थीटा आ जाए, किसी भी तरह ये थीटा निकाल दें, तो उसी के लिए ये सारी वैल्यूज को हमने जो है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुटअप किया हुआ है, और उससे जो है हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड के बराबर होगी, यानी का मतलब यहाँ कहीं ई नॉट इसका बनेगा, और ये पूरी इक्वेशन जो है साइन फॉर्मेट में बननी चाहिए। तो साइन फॉर्मेट में ये बनेगी कैसे, उसके लिए मैंने क्या कंसिडर किया कि माना कि 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल जो है जेड साइन फाई हो, और आर जो है आपका जेड कॉस फाई हो। ठीक है, ऐसा मैंने कंसिडर किया। अब ऐसा क्यों कंसिडर किया कि जेड साइन, चलो साइन फाई तो मान लिया आपने, जेड क्यों कंसिडर किया? जेड इसलिए कंसिडर किया बेटा क्योंकि अगर इन दोनों का डिफरेंस जो है, क्योंकि साइन की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो साइन फाई की सबसे बड़ी वैल्यू 1 है, तो 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा एल अगर 1 से बड़ा हो जाएगा तो उसको कौन एडजस्ट करेगा? दिस कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस, ये जेड जो इसको एडजस्ट करेगा। इन द सेम मैनर आर इज इक्वल टू जेड कॉस फाई हमने यहाँ पे मान लिया। अगर इस हिसाब से जब इन वैल्यूज को इसमें रखेंगे तो कैसा नजर आएगा? देखो जैसे इसमें रखूंगा तो यहाँ पे भी आर की जगह जेड कॉस थीटा रखूंगा, जेड कॉस फाई रखूंगा, और इसकी जगह पे जेड साइन फाई रखूंगा, तो जेड जेड कॉमन है तो जेड बाहर निकाल दे। देखो क्यू नॉट ओमेगा तो ऑलरेडी है, क्यू नॉट ओमेगा ये हो गया, जेड मैंने बाहर निकाल लिया। तो इस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इसकी जगह पे क्या रख दिया मैंने, साइन फाई। ये देखो साइन फाई आ गया, जेड इसका बाहर निकल चुका है, प्लस प्लस ये आर की जगह पे क्या रखना है, जेड कॉस फाई, कॉस फाई आ गया, जेड तो मैंने बाहर रख दिया, और कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा ये ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे मौजूद है। अब देखिए जरा इस एक्सप्रेशन को यदि हम ध्यान से देखें, अंदर वाले एक्सप्रेशन को, कुछ ऐसा नजर आ रहा है, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, सॉरी प्लस साइन ए साइन बी। इस प्रकार का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी, ये ए है बेटा, और ये बी की तरह दिख रहा है, ये ए है, ये बी की तरह दिख रहा है। ध्यान से देखिए तो दिस पूरे एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी, ए कौन है, ओमेगा टी प्लस थीटा, देखो कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई, ये आ गया। यहाँ की साइड ई नॉट साइन ओमेगा टी तो ऑलरेडी है, और ये जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखिए ये इक्वेशन या इसका लेफ्ट हैंड साइड जो ब्लैक कलर से लिखा है, क्यू नॉट ओमेगा जेड कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी जो लिखा हुआ है, तो ये पूरा फैक्टर क्या होगा, इंपिडेंस होगा, यानी कि सॉरी पूरा वोल्टेज यानी कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज के बराबर होगा, और ये पूरा फैक्टर जो है आपका इसके बराबर होगा। ठीक है, अब इसको इसके से कंपेयर करने के लिए कंपेयर करने योग्य बनाना होगा। तो क्यू नॉट ओमेगा क्या है बेटा, पीक वैल्यू ऑफ चार्ज है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है। क्यों है, क्योंकि पीक वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू क्या होगा, पीक वैल्यू ऑफ चार्ज अपॉन टोटल टाइम, किसके साथ, 2 पाई के साथ, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है। ठीक है, तो ये यानी कि क्यू नॉट ओमेगा क्या है आपका, ये जो क्यू नॉट ओमेगा था, ओमेगा की जगह क्या रख दिया आपका, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो एक तो टोटल करंट दे रहा है तो एक करंट रख दिया आपका, और ये जो जेड से यानी कि ये पूरा करंट आई नॉट हो गया, आई नॉट इंटू जेड है, यानी कि ये पूरा ईएमएफ है, यानी कि पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, तो ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ यहाँ पे आ गया। तो अब इसको देखो जरा, ये पूरी वैल्यू जो है यानी कि ये तो आई नॉट जेड यानी कि ई नॉट के बराबर है, ये पूरा इससे कंपेयर कभी तभी हो पाएगा जब ये खुद साइन के फैक्टर में होगा, यानी कि यहाँ पे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा। तो इसको साइन बनाने के लिए क्या बेटा, इसको थीटा माइनस फाई को हमें देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा वो कितना आ जाएगा, माइनस पाई के बराबर होगा। देखो जरा अगर रख के देखते हैं, अगर मैं इस थीटा माइनस पाई की जगह इस कॉस में कॉस ओमेगा टी, ये है थीटा माइनस फाई की जगह मुझे क्या रखना है, माइनस पाई रख दिया बाई 2। अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसमें से माइनस कॉमन लगाऊं तो कॉस माइनस थीटा आएगा। कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज अगेन इक्वल टू कॉस थीटा होता है।
तो यानी कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। तो यानी कि ये कितना है साइन ओमेगा टी, इसलिए मैंने जो है इसको ऐसा कंसिडर किया। ऐसे लॉजिकली सोचना पड़ता है कि ये किसके बराबर रखूं। तो यानी कि मेरे पास जो वैल्यूज आई हैं वो ऐसी आई है कि यानी कि थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस पाई के बराबर है, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस पाई बाई 2 प्लस फाइव। तो वही तो मुझे चाहिए थी इंस्टेंटेनियस करंट के लिए थीटा। ये देखो इंस्टेंटेनियस करंट आई इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ये है आपका। तो इन प्लेस ऑफ थीटा नाउ आपने इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके थीटा की वैल्यू को निकाल लिया इन टर्म ऑफ फाई, वेयर फाई इज योर न्यू फेज एंगल। ठीक है, तो जो कि जो है करंट और वोल्टेज के बीच में मौजूद है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन लिखा देखो क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इन प्लेस ऑफ थीटा यू हैव टू पुट दिस वैल्यू दैट इज माइनस पाई बाई 2 प्लस फाइव, माइनस पाई बाई 2 प्लस फाइव। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लिया तो कितना हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, बाकी ये दोनों चीजें नेगेटिव हो जाएंगे, तो माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव कॉस माइनस थीटा, अभी मैंने लिखा था कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू अगेन कॉस थीटा के बराबर होता है, तो यानी कि प्लस हो गया, देखो ये प्लस हो गया, नीचे यहाँ पे माइनस, ये ब्लू पेन से लिख रखा है देखो। इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन पुट आई नॉट, क्यू नॉट ओमेगा की जगह आई नॉट रख दिया, ये आई नॉट हो गया, तो ये क्या हो गया कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो थीटा इसका ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो कितना होगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यानी कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट भी यहाँ पे पता चल गई, और इसको देख के हमें ये पता चल रहा है कि करंट जो है फाई एंगल जो है वोल्टेज से आगे चल रही है। तो ये हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अब हम निकालते हैं फेज एंगल। फेज एंगल कैसे निकालेंगे, तो ये जो मैंने कंसिडर किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने रेड से लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन डिवाइडिंग दिस दैट इज साइन जेड साइन फाई विथ दिस जेड कॉस फाई, तो इससे इसको डिवाइड करते हैं, देखो जेड साइन फाई अपॉन जेड कॉस फाई। जेड साइन फाई की वैल्यू कितनी है, वन बाई ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल, वन बाई ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल अपॉन कितना हो जाएगा आर, ये देखो आर रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो टेन फाई इज इक्वल टू दिस, इन प्लेस ऑफ वन बाई ओमेगा सी इज योर एक्स सी, तो एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर हो गया, तो हमें तो फाई चाहिए, तो ये टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। तो इस प्रकार से इसका ये वैल्यू भी निकल गया। अब रह गया इम्पीडेंस की प्रॉब्लम, किसकी प्रॉब्लम रह गई बेटा, इम्पीडेंस। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग दीज टू इक्वेशन, इसको मैं स्क्वायर भी करता हूं और ऐड भी करता हूं, देखो इसको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, यानी कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस जेड स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखते हैं, तो जेड स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज योर दिस, जेड साइन फाइव इज योर दिस, दैट इज कितना हो जाएगा वन बाई ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों लिखा आर स्क्वायर बेटा, जेड कॉस फाइव, यानी कि जेड स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव है आपका, तो इसकी वो किसके बराबर है, आर के बराबर, तो ये हो गया। तो देखो इसमें से अगर मैं जेड को कॉमन निकालता हूँ, जेड स्क्वायर को, तो अंदर कितना बचेगा आपका साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू, ये कितना बचा हुआ है देखो वन बाय ओमेगा सी इज योर एक्स सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये जो है कितना हो गया देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इज योर वन, सो दिस इज योर जेड। तो जेड कैसे, जेड स्क्वायर कैसा नजर आ गया बेटा, इतना नजर आ गया, और जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यही तो इम्पीडेंस था आपका। ठीक है, जिसको आपने फेजर डायग्राम से निकाला था। ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखते हैं। अब इसकी पावर निकालते हैं, तो पावर कितनी होगी, इंस्टेंटेनियस पावर इसकी देखो, इंस्टेंटेनियस पावर तो इंस्टेंटेनियस पावर PT इज इक्वल टू कितना होगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज योर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इंस्टेंटेनियस करंट इज योर, अभी निकाली थी देखो ये निकली हुई है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपकी जो है आपकी क्या है, इंस्टेंटेनियस क्या आ गई, पावर आ गई। एवरेज पावर जो अब हम इसके बाद प्रूव करेंगे, तो वो कितना होता है आई आर एम एस ई आर एम एस कॉस फाइव। तो हमारे पास ये कुछ चीज़ें आ गई हैं जिसको हम बड़ी आसानी से अब जो है फाइंड आउट
कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉस कैसे निकालेंगे इसमें, तो कॉस फाई हम जो है फेजर डायग्राम से निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं आपका। तो कॉस फाई जो है अगर आप ध्यान से देखें इसको, देखो यहाँ से नजर आ रहा है, देखो कॉस फाई कितना है, देखो कॉस फाई इज इक्वल टू कितना होगा, आर अपॉन जेड। तो कितना हो गया, आर अपॉन जेड। ठीक है, तो ये भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जो है बहुत चीज़ों का पता चला कि जो है एनालिटिकल सॉल्यूशन किस प्रकार से होती है। जनरली ये बच्चा पसंद नहीं करता क्योंकि इसमें थोड़ा मैथमेटिकल रिलेशंस ज़्यादा होते हैं। तो एनालिटिकल सॉल्यूशन में जाहिर सी बात है, एनालिटिकल जो है सॉल्यूशंस में जाहिर सी बात है आपको क्या होगा कि बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म्स मिलेंगे, तो ये मैथमेटिकल टर्म्स की वजह से बच्चा इसको पसंद नहीं करता। अगर आप में से किसी को इसको ये समझ ना आए तो मुझे बताइए, मैं इसको जो है आपको और समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब हम जो है एवरेज पावर का एक्सप्रेशन जो है, नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज पावर डिसिपेशन इन एन एसी सर्किट, जिसको आपने बार बार यूज किया। पी एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ये आया कैसे, ये अब हम देखते हैं। तो इतना तो हम सभी लोग जानते हैं, तो हम एवरेज पावर का जो है काम कर रहे हैं इस टॉपिक में। एवरेज पावर कैसे निकाल रहे हैं उस चीज़ को अब हम देख रहे हैं। तो कैसे इसको करेंगे जरा ध्यान से देखिए जरा। तो एवरेज पावर कैसे निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक है, क्योंकि एसी बार बार जो है अपने साइकिल को चेंज करती है, तो हमें जो है ये इंस्टेंटेनियस पावर जो है इंस्टेंटेनियस वर्क अपॉन टाइम के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन अगर जो है किसी तरह मैं एक पूरी साइकिल के लिए, देखो एसी बार बार अपने आप को, ये वोल्टेज है, वोल्टेज बार बार अपने आप को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो ये जीरो है, ये टी पूरे टाइम पीरियड के लिए। इसने, इस वोल्टेज ने इसमें आई करंट रन कराने के लिए कितना काम किया वो अब हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम उस काम को निकाल लेते हैं। तो वो छोटा सा काम, स्मॉल वर्क डन, ठीक है, डी डब्ल्यू कितना होगा, एक इंस्टेंटेनियस पावर टी के द्वारा कितने समय में, डी टी, छोटे से समय में कितना हो जाएगा, डी टी, बिकॉज वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है। ये आपका आ गया, ये आपका वर्क हो गया। छोटा सा वर्क है, लेकिन मुझे कंप्लीट वर्क चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा। तो कहां से कहां तक, एक साइकिल के लिए देख रहा हूं, बाकी तो इसके बाद तो फिर उसी चीज का क्या है, रिपीटेशन है। तो अगर मैं एक साइकिल का निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा, फिर जितनी साइकिल में भी निकालना चाहें। तो कितना होगा, 0 टू टी, पूरे टाइम के लिए हो गया ये, एक साइकिल के लिए। तो जब टाइम जीरो था उस वक्त वर्क जीरो था, जब टाइम कैपिटल टी हो गया यानी कि टाइम पीरियड के बराबर हो गया तो वर्क कितना हो गया, डब्ल्यू हो गया। तो इससे मैं सबसे पहले जो है एवरेज वर्क जो है निकाल लेता हूं, जो कि वोल्टेज इसमें कर रहा है। जब ये निकल जाएगा तो फिर क्या करूंगा, तो पी एवरेज किसके बराबर होगा, जस्ट दिमाग में आपको सोचने के लिए पहले मैं बता रहा हूं। तो ये टोटल वर्क, जो एवरेज वर्क मैंने किया कितने समय में, एक टाइम पीरियड में, तो ये क्या निकल जाएगा, एवरेज, एवरेज पावर निकल जाएगा किसी एल सी आर में। अब देखते हैं पीटी कितना है। तो पीटी कितना होगा जरा देखते हैं, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा तो कितना बच जाएगा, डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो डब्ल्यू हो जाएगा पीटी। पीटी कितना है, देखो 0 टू टी, पीटी कितना है, पीटी क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर। पीटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट। तो कितना, इसकी जगह पे कितना लिख सकता हूँ, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंस्टेंटेनियस करंट इंटू डी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितनी है, इंस्टेंटेनियस करंट कितनी है, जरा देखते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो है हमारे पास जो है ये है, देखो इतनी वोल्टेज लगी हुई है किसी इंस्टेंट पे। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई हमने अभी निकाला था, देखो इंस्टेंटेनियस करंट कितनी निकली हुई है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई इंटू डी टी। इसको यदि मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे एवरेज वर्क निकल जाएगा। तो अब मैं उसी एवरेज वर्क को यहाँ पे निकाल रहा हूं, तो आप सभी लोग इसको देखिए। ठीक है, तो ये W इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो ई नॉट आई नॉट क्या है, कांस्टेंट है, पीक वैल्यूज हैं, तो इसको मैंने बाहर रख दिया। ई नॉट आई नॉट इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेके टी तक। ये साइन ओमेगा टी है, इसको ऐसे रहने देते हैं, साइन ओमेगा टी अपनी जगह पे है। अब ये क्या है, देखो साइन
ए प्लस बी है, देखो साइन क्या लिखा हुआ है ओमेगा टी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखिए, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो देखो ओमेगा टी ए है, ये बी है, तो साइन अंदर कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, और ये पूरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, डी टी से मल्टीप्लाई हो रहा है। इतना आप सभी लोगों को नजर आ रहा होगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, W इज इक्वल टू, ये डेट इज जो हम वर्क निकाल रहे हैं एवरेज, तो कितना हो जाएगा, ई नॉट आई नॉट, ये अपनी जगह पे है, साइन, साइन को देख रहे हैं आप, देखो साइन इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, यानी कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, ये हो गया। और ये इंटीग्रेशन का साइन भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और ये ब्रैकेट के अंदर लिख लिया 0 टू टी, और ये डी टी भी मल्टीप्लाई हो रहा, तो डी टी आ गया, ठीक है। फिर आगे लिख रहे हैं, थोड़ा सा पतला लिख रहा है बेटा, तो आगे देखो ये साइन ओमेगा टी इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस बीच में है आपका, तो कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, ये कॉस ओमेगा टी तो ऑलरेडी है, कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी, और ये साइन फाइव भी है, तो ये साइन फाइव, फाइव इज योर फेज एंगल, वो कांस्टेंट होगा 0 टू टी, ठीक है। ऐसा करते हैं इस इक्वेशन में, अभी इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके काम करने की कोशिश करते हैं, तो इसको भी नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इतना हमारे पास हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, एक चीज मैं लिख रहा हूँ उस चीज को आप लोग जरा ध्यान से देखें, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे डबल होता है तो यहाँ पे सिंगल एंगल हो जाता है बेटा, थीटा, ठीक है। साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इस 2 को अगर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसा आ जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा ऐसा नजर आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इसका पॉसिबल नहीं है बेटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो है इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, कॉस फाई तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। तो अभी इसको जरा पहले लिखते हैं, जरा देखो, ई नॉट आई नॉट अपनी जगह पे है, ये करली ब्रैकेट अपनी जगह पे है, देखो ये कॉस फाई तो जो है आपका कांस्टेंट है, तो कॉस फाई को यहाँ पे लिख लिया हमने, ठीक है। और इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह, तो यहाँ पे थीटा कौन है, ओमेगा टी है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस, कॉस, ठीक है, कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू ये डी टी, ठीक है, प्लस प्लस ये 2 है, 2 हो गया, ये 2 को जो है इधर दे देते हैं बेटा, यहां पे रख लेते हैं, इस 2 को थोड़ा सा यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये 2 पर से भी मल्टीप्लाई कर, नीचे भी किया था, ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है, एक फॉर्मूला होता है, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन 2 थीटा। तो यानी कि इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए ये साइन फाई तो अपनी जगह पे है, इंटीग्रेशन 0 टू टी, और नीचे 2 है, देखो ये 2 भी आ गया, ठीक है। और इसकी जगह 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं, साइन 2 ओमेगा टी डी टी, तो ये आपका आ गया, ठीक है, इस फॉर्मूले की से, तो ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, इस वाले पोर्शन को जरा ध्यान से देखते हैं, तो ओमेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट आई नॉट कॉस फाई, कॉस फाई, इसको देखते हैं जरा, देखो इंटीग्रेशन अंदर मल्टीप्लाई होगा, 1/2 भी है, तो 1/2 को बाहर रख लिया हमने, ठीक है, ये 1/2 बाहर रख लिया, तो अंदर जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा इंटीग्रेशन, तो ये 1 इंटू डी टी, यानी कि इंटीग्रेशन 0 टू टी डी टी, माइनस फिर ये इंटीग्रेशन इसका भी, इसको भी इंटीग्रेट करेगा 0 टू टी कॉस
ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, ये आ गया। प्लस अब एक बात देखें जरा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फॉर फुल साइकिल, ये क्या है, साइन 2 ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू कितना होगा, 0। क्यों होगा बेटा, देखते हैं जरा, देखो समझिए जरा। साइन ग्राफ कैसा होता है, 0 टू टी, जितना ये पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा ऑन एन एवरेज 0 से लेके टी तक, अगर मैं इस ग्राफ में जो एडिशन करता हूँ, इंटीग्रेशन का मतलब ऐड करना, तो जितना ये पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। तो जाहिर सी बात है 0 फॉर फुल साइकिल साइन 2 ओमेगा टी बिकम्स 0, तो ये कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो साइन 5 अपॉन 2 इंटू 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। सिमिलरली इंटीग्रेशन 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू 0। अगेन पूरी साइकिल के लिए जितना वो पॉजिटिव रहता है उतना नेगेटिव रहता है कॉस भी, तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर क्या हो गए आपके, 0 हो गए। तो बचा क्या आपका, वो देखते हैं आपका। तो W इज इक्वल टू, दैट इज वर्क कितना हो जाएगा, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, ये तो है ही, देखो ये है मल्टीप्लीकेशन कॉस फाइव अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कितना हो जाएगा, टी, ये टी आ गया माइनस 0, तो ये हो गया, ये तो पहले कैंसिल हो चुका है, 0 हो चुका है, तो इसको हमने हटा दिया, तो ये 0 हो गया। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा नजर आएगा, देखो W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव इंटू टी अपॉन 2। दिस इज द वर्क डन बाय AC वोल्टेज फॉर 1 साइकिल। इतना वर्क करता है बेटा वो, अगर कभी पूछेगा तो आप ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वर्क आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, इसमें पावर निकालना है। हमें तो पावर निकालना है, एवरेज पावर। तो इसको सभी लोग जो है अब देखें, तो ये सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो एवरेज पावर कैसे निकालेंगे, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए बेटा, ठीक है। तो एवरेज पावर को अब हम बड़ी आसानी से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो सॉरी, P एवरेज इज इक्वल टू वर्क डन फॉर 1 साइकिल अपॉन टाइम, क्योंकि P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर जो होता है। तो पूरी साइकिल, पूरे एक ऑन एन एवरेज पूरी साइकिल के लिए वर्क कितना हुआ था आपका, W हुआ था अपॉन टी, यानी कि टाइम उस साइकिल के लिए कितना टाइम लगा था, कैपिटल T, यानी कि 1 टाइम पीरियड। तो W इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, देखिए जरा, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस फाइव इंटू टी, ये हो गया, अपॉन टी भी है बेटा, टी टी कैंसिल हो गई, तो ये आ गया P एवरेज का फॉर्मूला। तो इसी चीज को अगर आगे लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव अपॉन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। तो यही एक्सप्रेशन P एवरेज का कितना आ जाएगा, ई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 कितना होता है बेटा, ई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ERMS, ये सभी लोग जानते हैं, तो इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, ERMS। और आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 कितना होता है बेटा, आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू IRMS, ठीक है। तो in place of this you can put IRMS cos phi. So this is the expression for average power dissipation in an AC circuit. ठीक है, ठीक है। AC circuit containing inductor, capacitor and क्या, resistor, ठीक है। यानी कि for a series LCR circuit you can use this formula for calculating एवरेज पावर डिसिपेशन। और ये पावर डिसिपेशन होगा कहाँ, अब ये प्रश्न है। ये पावर डिसिपेशन सिर्फ जो है रेजिस्टेंस में ही मौजूद होगा। अब स्पेशल केसेस फॉर, पहला फॉर रेजिस्टिव सर्किट,
सर्किट, यानी कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए फाई कितना होता है बेटा, करंट और वोल्टेज के बीच में कितना एंगल होता है, 0 होता है। तो पी एवरेज कितना हो जाएगा, ये मैं वहां पे भी करा चुका हूं, यहां पे भी बता रहा हूं बेटा, ERMS IRMS, ठीक है। दूसरा फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट तो फाई इज इक्वल टू कितना होता है, 90 होता है, बिकॉज करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का फेज एंगल देता है, आगे करंट आगे चलती है, यानी कि वोल्टेज लैग बिहाइंड द करंट बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो पी एवरेज इज इक्वल टू ERMS IRMS cos 90 विच इज इक्वल टू 0, इसलिए एवरेज पावर डिसिपेशन इसमें 0 होगा। थर्ड वन फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट phi is again equal to pi by 2 because the voltage leads the current by phase angle of phi is equal to pi by 2। तो average power dissipation in this circuit is again is equal to कितना हो जाएगा, ERMS IRMS cos pi by 2 which is equal to कितना हो जाएगा, 0। इसलिए इंडक्टर और यहाँ पे भी अगर LCR होगा, पूरा का पूरा LCR अगर आप ले लेते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि यार ऑन एन एवरेज मतलब जो है, जो एनर्जी डिसिपेट कर रही है तो कहाँ करेगी, इसी में करेगी, यहाँ नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे भी जो है फेज एंगल 90 का होता है और यहाँ पे भी फेज एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। ठीक है, इससे पहले ही मैं एक न्यूमेरिकल आपको जो है ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ, अगर आप मेरे इससे पिछले लेक्चर को देखेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो ओके बाय, टेक केयर। अगला टॉपिक जो है आपका रेजोनेंस होगा। ठीक है, और LCR से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी होंगे। ठीक है, ओके।